नमस्कार। आज बात होगी उत्तर प्रदेश में जो नए लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा हुई है उसके पीछे, और इन उम्मीदवारों की घोषणा के बाद इन सीटों पर कितना मुकाबला दिलचस्प हो गया है। आज थोड़ी बात इस पर होगी। सबसे पहले गाजीपुर सीट की बात करते हैं। अफजाल अंसारी के खिलाफ ढूंढते ढूंढते खोजते खासते भारतीय जनता पार्टी को आखिर उम्मीदवार मिल ही गया। पारसनाथ राय के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब अफजाल अंसारी जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है, वो पारसनाथ राय उनके मुकाबले बीजेपी की तरफ से होंगे। तो पारसनाथ राय कौन है? इनका नाम जब सबसे पहले घोषित हुआ तो ज़्यादातर लोग यही पूछ रहे थे कि आखिर पारसनाथ राय कौन है। वजह इसकी ये है कि मनोज सिन्हा, सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने बेटे के लिए बहुत दिन से टिकट में प्रयासरत थे। जब उन्हें लगा कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिलेगा तो उसके बाद ऐसा लोग कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में भी और स्थानीय लोग और सूत्र भी यही बता रहे हैं कि इसके बाद मनोज सिन्हा ने कोशिश की कि उनके करीबी को ही टिकट मिले ताकि भविष्य में गाजीपुर की सीट उनके पास या उनके परिवार के पास रह सके या प्रभाव उसका उसी तरह से बना रहे। इसलिए पहले तो एक चर्चा आई थी कि एक बाहरी किसी अधिकारी को गाजीपुर से उम्मीदवार बनाने की, लेकिन पारसनाथ राय जो कि मनोज सिन्हा के बहुत करीबी हैं, गाजीपुर में एक कॉलेज के प्रबंधक भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए भी हैं, मनोज सिन्हा का चुनाव प्रबंधन का काम भी देख चुके हैं, आरएसएस उनकी जड़ है। इसलिए मनोज सिन्हा की विशेष कोशिशों की वजह से वहाँ से चुनाव इनको टिकट में मिलने में ये कामयाब हुए। अब सवाल ये है कि इस लड़ाई में अफजाल अंसारी और पारसनाथ राय की लड़ाई में गाजीपुर में इस बार का समीकरण कैसा होगा। मूल बात यह है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर और आसपास का इलाका उसका असर चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। कई लोग ये जानते थे और चाहते थे कि इसका जो रिएक्शन होगा, अलका राय जिनके पति की हत्या जो विधायक थे कृष्णानंद राय का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगता है, वो विधायक भी रही हैं, उन्हें टिकट मिल सकता है या वो अच्छी फाइट देंगी। और जिस तरह से मुख्तार और कृष्णानंद राय का पीछे जो वर्चस्व की लड़ाई रही थी, अब वो ज़्यादा मुखर तरीके से लोकसभा, लेकिन हुआ ये कि अलका राय का विधानसभा चुनाव हारना राह में रोड़ा अटका गया। तो गाजीपुर का जो समीकरण है उसके हिसाब से मुकाबला दिलचस्प तो होगा। अभी ये कह पाना कि पलड़ा किस तरफ भारी है ये तो मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि जितने लोग ये सोच रहे थे कि जिस वजन के कैंडिडेट को बीजेपी से आना चाहिए, शायद पारसनाथ राय के उम्मीदवारी के बाद उन लोगों को ये लग रहा है कि गाजीपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट, जहां से जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने 2023 में ही इसका आगाज कर दिया था, और उन सीटों पर विशेष फोकस कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो 15 पिछली बार जीतने में नाकामयाब रही थी, जिसमें भारी अंतर से जो सीट बीजेपी को हार मिली, उसमें गाजीपुर 1 लाख से ज़्यादा वोटों से मनोज सिन्हा हार गए। ऐसे वक्त में जब रेल राज्य मंत्री के तौर पर और किसी भी सांसद के तौर पर गाजीपुर में विकास कार्यों में मनोज सिन्हा ने सबसे ज़्यादा काम कराया। गाजीपुर का रेलवे स्टेशन, वहाँ से चलने वाली गाड़ियाँ, यही बहुत आप देख सकते हैं जाकर के जो मनोज सिन्हा ने कराया था। और इसके बावजूद अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को पिछली बार 1 लाख से हरा दिया, तो पारसनाथ राय उनके सामने कितनी मजबूत टक्कर दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए भी कि सपा और बसपा का पिछली बार गठबंधन था और इस बार बसपा अफजाल अंसारी के साथ नहीं है, उनका अपना कैंडिडेट। अब आती है बात बलिया की। बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त, जो कि पिछला 2 चुनाव बलिया से जीते, और इसके पहले वो मिर्जापुर से इससे पहले वो मिर्जापुर से चुनाव जीतते थे। 2014 का चुनाव भरत सिंह ने वहां से जीता। भरत सिंह का टिकट 19 में कट गया। वीरेंद्र सिंह मस्त को बलिया से दिया गया क्योंकि गृह जनपद उनका है, और उसके बाद 19 में उनका टिकट काट करके पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटे नीरज शेखर को, जो वहां पहले उपचुनाव में चंद्रशेखर जी के
निधन के बाद पहले उपचुनाव हुआ उसमें मुलायम सिंह ने उनको टिकट दिया, उसके बाद के चुनाव में भी दिया और 14 में हारने के बाद समाजवादी पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। लेकिन जैसा सबने किया वैसा नीरज शेखर ने भी किया, उन्होंने भी पाला बदल दिया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। बलिया सीट से भी कई लोग, असल में समीकरण ऐसा था कि घोसी, बलिया और गाजीपुर ये सटी हुई सीटें हैं और इन तीनों सीटों में भूमिहारों का वर्चस्व अच्छा खासा है और उनकी अनदेखी कोई नहीं। घोसी सीट से तो भूमिहार राय साहब लोगों ने बहुत लंबे समय तक प्रतिनिधित्व घोसी का, झारखंडेश्वर राय से लेके राजकुमार राय से लेके कल्पनाथ राय तक बहुत लंबा कार्यकाल उनका रहा था। तो इन 3 सीट में से एक सीट पर राय साहब को उतारना था बीजेपी से। पिछली बार अतुल राय ने बीजेपी से घोसी की सीट छीन ली थी। उसके पहले जो उनके हरिनारायण राजभर जो वहां से सांसद थे, सपा बसपा के कैंडिडेट के तौर पर 2019 का चुनाव गठबंधन ने जीता था। लेकिन जो 24 का चुनाव है वो घोसी का बलिया, गाजीपुर और मऊ, इन 3 में से एक भूमिहार को देना था और एक राजपूत को देना इसलिए बनता है कि बलिया की सीट लंबे समय तक राजपूतों ने इसको लोकसभा की सीट को रिप्रेजेंट किया है। या तो चंद्रशेखर जी ने किया, या तो नीरज शेखर ने पिछले 40 सालों में, या तो नीरज शेखर या तो चंद्रशेखर जी ने, या तो नीरज शेखर ने, नहीं तो भरत सिंह ने, नहीं तो वीरेंद्र सिंह ने। तो इसलिए ये 2 सवर्ण जातियों को इन 3 सीटों में से फिट करना था। तो एक जगह राजपूत को मिला, एक जगह भूमिहार को मिला और जो घोसी सीट थी वो गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर को मिल गई। अब वो ऐसे उनके गले की हड्डी बनी है जो न निगलती जा रही है न निकलती बन रही है। बात यह है कि जो ओम प्रकाश राजभर पिछली बार पूर्वांचल में अपना दबदबा दिखाने में कामयाब हुए और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पूर्वांचल से साफ हुआ, उसमें ओम प्रकाश राजभर की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। और इसीलिए पूर्वांचल की जो सीटें हैं उस पर अपने खराब प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया, क्योंकि उसे न तो गाजीपुर की लोकसभा मिली, न तो उसे आजमगढ़ की लोकसभा 19 के इलेक्शन में, न आजमगढ़ की मिली, न घोसी की मिली, न जौनपुर की मिली, तो इसलिए न लालगंज की मिली। तो आसपास की जो सीटें थी और जो मिली भी, चंदौली अगर मिली तो बहुत कम मार्जिन से मिली। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल प्रभाव से ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को अपने पाले में लेने की कोशिश की कि चौहान और राजभर वोट बीजेपी को नहीं आए। और इसीलिए दूसरा, ओम प्रकाश राजभर के बेटे, एक चुनाव अभी घोसी का दारा सिंह चौहान हारे हैं, अब ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को दे दिया है ताकि राजभर चौहान का जो गणित है और इसके बाद जो बीजेपी मान के चलती है कि फॉरवर्ड वोटर्स उसके परंपरागत वोटर हैं, ये अगर मिल जाएंगे तो घोसी की सीट अरविंद राजभर के लिए ठीक हो जाएगी। लेकिन आपने वीडियो देखा होगा, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री को भेजा गया घोसी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध की वजह से, उनके गुस्से की वजह से जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कैंडिडेट अरविंद राजभर के घुटनों के बल बैठाकर और साष्टांग चरण स्पर्श कराया, दंडवत कराया, माफी मंगवाई। वो इसलिए कि ओम प्रकाश राजभर ने फॉरवर्ड्स के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग पूर्वांचल में किया था, आज भी उन शब्दों की गूंज फॉरवर्ड मतदाताओं के कान में गूंजती रहती है। वो 1 मिनट के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को तो सीने पर पत्थर रख के स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बेटे को अभी भी घोसी में वो मतदाता स्वीकार करने में असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत समय बाकी, चुनाव वहां बहुत है, अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी ताकत उधर लगाई नहीं गई है। अरविंद राजभर जेपी नड्डा से मिलने के लिए आए थे और मेरी जानकारी के मुताबिक उन्होंने वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय निकाय और स्थानीय लोगों की जो दूरी है उसका जिक्र किया और बीजेपी से ये कहा कि अपना जो है पूरी ताकत घोसी में लगाए। तो चंद्रशेखर जी के बेटे नीरज शेखर अब बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने अभी तक वहां पर अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। बलिया की सिर्फ 2 विधानसभा सीटें भाजपा को मिली हैं, बाकी एक बसपा को मिली और बाकी समाजवादी पार्टी को मिली है।
तो इस दृष्टि से बलिया समाजवादी पार्टी का भी बहुत मजबूत इलाका रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि चाहे जो भी मायावती के बारे में इसके पहले चर्चा हो रही हो, लोकसभा चुनाव में पिछली बार 14 में वो 0 थी, 2019 में गठबंधन करके वो 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई, 22 में फिर उनको 1 सीट मिली है, लेकिन 24 में जो टिकटों का बंटवारा मायावती ने किया है वो कई जगह चौंकाने वाले परिणाम ले आ सकता है और कई जगह रिजल्ट के नतीजों को बदल सकता है। ये ताकत मायावती के पास है और उनका जो 14% वोट अभी जो इंटैक्ट अभी तक है उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना मुझे लोकसभा चुनाव में दिख रही है। बालकृष्ण चौहान को उन्होंने घोसी से उतार दिया है, आधा हवा तो इसी में ओम प्रकाश राजभर का टेंशन और बढ़ गया है चौहान मतदाता के वहां पर आने से। और अगर यहां पर माइनॉरिटी का कोई मजबूत आदमी आता तो शायद राजीव राय के लिए वो माइनॉरिटी का वोट जो है, क्योंकि आपको पता है कि माइनॉरिटी यूपी में एक तरफा वोटिंग कर रही है, विधानसभा में उसने सबसे ज्यादा इतिहास में आज तक उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी ने एक मुश्त वोट जो अखिलेश यादव को दिया वो किसी को नहीं दिया। तो इस दृष्टि से घोसी लोकसभा में अपना उम्मीदवार उतारकर मायावती ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अब बात आती है प्रयागराज की। दिलचस्प बात यह है कि प्रयागराज में के टिकट को, इलाहाबाद के टिकट को कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव से लिया परंपरागत सीट बता के, जबकि अब मुझे नहीं लगता कि पिछले 40-45 सालों में उनका कोई कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट ठीक से चुनाव भी लड़ा हो, अधिकांश की तो जमानत जब्त हो गई, लेकिन उन्होंने वो सीट ले ली। सीट लेने के बाद कांग्रेस का कोई प्रत्याशी उनको नहीं मिला। उज्जवल रमण सिंह जो कि रेवती रमण सिंह समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो अभी सपा में हैं, उनको ज्वाइन कराया और उनको चुनाव लड़ा रहे। उनके खिलाफ मुझे मालूम है अच्छी तरह से कि बीजेपी का टिकट पाने के लिए बहुत लोग लगे हुए थे, जिसमें नंद कुमार नंदी जो मिनिस्टर है वो भी अपनी पत्नी जो मेयर रह चुकी हैं उनके लिए टिकट के लिए बहुत गंभीरता से लगे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने प्रयागराज पर किसी ब्राह्मण चेहरे को ही उतारने का मन बनाया था। देखिए, प्रयागराज सीट का जो स्ट्रक्चर है उसमें शहरी मतदाता लोकसभा का चुनाव नहीं जिता सकते। उसमें यमुना पार की 5 विधानसभा सीटों का बहुत योगदान रहता है और वहां ब्राह्मणों की संख्या अच्छी खासी है, इसीलिए ब्राह्मण मतदाता खोजा जा रहा था और ऐसी मुझे जानकारी थी। और ब्राह्मण मतदाता खोजते खोजते उसमें बहुत लोग लगे थे। अशोक वाजपेयी के बेटे हर्ष वाजपेयी भी, जो कि शहर उत्तरी से विधायक हैं, वो भी लगे हुए थे। लेकिन अंततः बाजी मारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल केसी नाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी ने, जो AAG भी रह चुके हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं, लेकिन राजनीतिक उनका कोई केसी नाथ त्रिपाठी के बेटे होने के अलावा अभी तक वो कोई चुनाव ही नहीं लड़े और अभी तक उनकी कोई राजनीतिक सक्रियता भी नहीं थी। तो 2 बड़े नेताओं के बेटे प्रयागराज में आमने सामने हैं। एक तरफ उज्जवल रमण जो कि रेवती रमण 9 बार के विधायक, 3 बार के सांसद के बेटे हैं। उज्जवल रमण खुद 2 बार विधायक रहे और 2 बार 2,500-3 हजार के अंतर से वो चुनाव हारे भी हैं और मंत्री भी रहे हैं अखिलेश सरकार में। तो ये प्रयागराज की स्थिति है। कैसरगंज में भारतीय जनता पार्टी के समझ ही नहीं आ रहा कि बृजभूषण शरण सिंह के साथ क्या किया जाए। उनका एक मुकदमा अभी है, उस पर फैसला आएगा तो उस हिसाब से फैसला हो सकता है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह बिना भारतीय जनता पार्टी की परवाह किए अपने इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको मालूम है वो 6 बार के लोकसभा सांसद हैं। गोंडा और कैसरगंज में उनका क्या प्रभाव है ये किसी से छिपा नहीं है। और इधर भी जाटों की नाराजगी ना हो जाए इसलिए बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट जाए। जब ये चर्चा ज़्यादा होने लगी तो जाट बेल्ट में ठाकुरों ने अपनी लामबंदी शुरू कर दी। आपको मालूम होगा कि सहारनपुर और मेरठ के ठाकुर बार बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राजपूतों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। तो कहीं बृजभूषण शरण सिंह के टिकट मिलने से पहले राजपूत समाज में एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी पर यही दबाव बनाना चाहता है क्या? ये 17 अप्रैल रामनवमी के बाद पता चल जाएगा। बहरहाल बस इतना ही। नमस्कार।